तो बायोटेक्नोलॉजी के 50 प्रश्न अब तक हम कर चुके हैं। आज हम अगले बचे हुए 50 प्रश्न इसमें वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, पहली बार जो ट्रांसजेनिक प्लांट उत्पन्न किया गया था वो कौन सा था? तंबाकू। तंबाकू का जो पौधा है पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था। बीटी बैंगन एक ट्रांसजेनिक फसल थी। कॉस्मिड जो है कॉस्मिड की खोज बारबरा हॉर्न और जॉन कॉलिंस ने की थी। जो कॉस्मिड हैं वो एक तो प्लाज्मिड और एक लैम्डा फेज से मिलकर बना होता है। प्लाज्मिड और लैम्डा फेज के मिलने से क्या बनता है? कॉस्मिड बनता है। तो कॉस्मिड के अंदर 2 कॉस साइट्स होती हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होता है, प्रतिबंधन एंजाइम, और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन उसके अंदर उपस्थित होती हैं। एगारोज जेल से नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन भित्ति पर डीएनए बैंड्स के स्थानांतरण की प्रक्रिया को साउदर्न ट्रांसफ़र कहा जाता है। साउदर्न स्थानांतरण कहा जाता है। एगारेज जेल से डीएनए बैंड्स का स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण? डीएनए बैंड्स का स्थानांतरण। डीएनए खंडों का विश्लेषण जो है वो सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। आरएनए खंडों का नदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। प्रोटीन खंडों का विश्लेषण जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। डीएनए खंडों का जो स्थानांतरण होता है वो कौन से? नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के ऊपर स्थानांतरण होता है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो होती हैं वो क्या होती है? बिना वेक्टर के जीन स्थानांतरण की एक तकनीक होती है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बिना वेक्टर के जीन का स्थानांतरण करना, यानी कि डायरेक्ट जीन का स्थानांतरण करना, एक तरह से प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है। तो ये जीन स्थानांतरण की एक प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है? क्लोनिंग वेक्टर के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिससे टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिससे टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। बैसिलस थुरिंजिएसिस से डीएनए खंडों में प्रवेश करवाकर प्राप्त किया जाता है। कौन सा? ट्रांसजेनिक कपास। मिलान करना है आपको। बैसिलस थुरिंजिएसिस ये एक प्रकार का क्या होता है? इससे बैसिलस थुरिंजिएसिस से क्राई प्रोटीन प्राप्त होता है, जिससे कपास का उत्पादन होता था। थर्मस एक्वेटिकस एक प्रकार का क्या था? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था। थर्मस एक्वेटिकस क्या होता है? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो होता है वो क्लोनिंग वेक्टर होता है एक प्रकार का, और साल्मोनेला टाइफी जो है पहला डीएनए अणु का निर्माण इससे किया गया था। तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया क्राइजिन, सेकंड का थर्ड हो गया थर्मस एक्वेटिकस एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो है वो एक क्लोनिंग वेक्टर है, और साल्मोनेला टाइफी जो है वो एक प्रथम डीएनए अणु है। नेक्स्ट है, जब ठंडे एथेनॉल को शुद्धिकृत करना डीएनए में मिलाया जाता है तो ये अवक्षेपित हो जाता है। इससे निलंबन के पतले धागों के समूह के रूप में दर्शाया जाता है। ये विधि क्या कहलाती है? डीएनए स्पूलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डीएनए स्पूलिंग। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के पृथक्करण की विधि, एथेनॉल को डीएनए में मिलाया जाता है, इस विधि को स्पूलिंग बोलते हैं, डीएनए स्पूलिंग बोलते हैं। पीसीआर के 3 चरण होते थे, विकृतीकरण होता, फिर एनिलिंग होता था, और फिर विस्तरण होता था। 3 चरण होते पीसीआर के अंदर। सबसे लास्ट चरण, तीसरे चरण के अंदर टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता था, जो कि थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त होता था। जैव अणुओं के एक मिश्रण को किससे उपचारित करके डीएनए अवक्षेपण ठंडे एथेनॉल के साथ, किसके साथ? ठंडे एथेनॉल के साथ डीएनए अणुओं का अवक्षेप प्राप्त होता था ठंडे एथेनॉल में डालने पर, जिसको डीएनए स्पूलिंग बोलते थे। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के पृथक्कृत करने के लिए स्थित यानी ठंडे एथेनॉल के साथ डीएनए में मिलाया जाता है तो डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? डीएनए स्पूलिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, एक जीन की वह अभिव्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं वर्ण योग्य चिन्ह, जिसकी जो
अभिव्यक्ति हैं वो रूपांतरित कोशिका की पहचान में होते हैं किया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट साइट्स या पहचान चिन्हक स्थल होते हैं पीबीआर के अंदर। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 प्रकार के चिन्हक होते हैं। एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या बोलते हैं? ओरिसाइट्स जहाँ पे ओरिजिन होता है, जहाँ पे प्रतिकृति की शुरुआत होती है, और यही साइट जो है वो क्या करती हैं? प्रतिकृति की संख्या को भी क्या करती है? नियंत्रित करती हैं। तो ओरिसाइट्स जो होती हैं जहाँ से प्रतिकृति इनकी क्या होती है? शुरुआत होती है, और जब कोई खंड डीएनए अनुक्रम से जुड़ता है तो प्रोसेस के अंदर प्रतिकृति कर सकता है, और ये प्रतीक रूपों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए भी क्या होता है? उत्तरदायी होता है। 2 पॉइंट्स याद रखना। ओरिसाइट्स जो होती हैं, ओरिसाइट्स से जो है एक तो प्रतिकृति की शुरुआत होती है, और दूसरा ये प्रतिकृति को नियंत्रित भी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोगी है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला जिसे कहा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रूट फ्लाई जो है वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंदर उपयोगी है, ड्रोसोफिला के नाम से भी जाना जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का लक्षण नहीं है? आपको पता है प्लाज्मिड स्वतः प्रतिकृति योग्य, स्थानांतरण योग्य होते हैं, वृत्तीय संरचना बनाते हैं, एकल रज्जुक नहीं होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होते हैं, द्विरज्जुकी होते हैं। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने पुनर्योजी डीएनए तकनीक द्वारा इंटरफेरन प्रोटीन का विकास किया था? इंटरफेरन प्रोटीन का विकास विजमैन ने किया था। किसने किया था? विजमैन ने। इंटरफेरन प्रोटीन का जो आविष्कार है वो विजमैन ने किया था। नेक्स्ट है, हाइब्रिडोमा क्या है? हाइब्रिडोमा जो है वो मायोलेमा कोशिका और लिम्फोसाइट का क्या है? मायोलेमा और लिम्फोसाइट का मायोलेमा और लिम्फोसाइट कोशिका जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? हाइब्रिडोमा। भारत में जीएम बैंगन को किसके विरुद्ध प्रतिरोधकता हेतु परिवर्तित किया गया है? जीएम बैंगन जो है, जेनेटिक मॉडिफाइड बैंगन जो है वो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। किसके प्रति? कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। जीएम बैंगन के जो है वो लेपिडोप्टेरॉन कीट के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। इसमें क्राइजीन फर्स्ट एसी जो है वो इसके अंदर प्रवेश करवाई जाती है। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम को विकृत करने वाला डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। 5' से 3' की ओर एक्सोन्यूक्लियेज अभिक्रिया को करवाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसे कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या कहा जाता है? कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंदर जो है इंसुलिन जो है पहला हार्मोन कौन सा उत्पन्न किया गया था? इंसुलिन, जो कि ई कोलाई के द्वारा उत्पन्न किया गया था। ये सही बात है। इंसुलिन जो होता है मानव का इंसुलिन वो प्राक इंसुलिन से संश्लेषित होता है, ये भी सही बात है। प्राक इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड सी पेप्टाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं? सी पेप्टाइड। कार्यात्मक रूप से इंसुलिन में ए और बी श्रृंखलाएं होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, ये गलत बात है। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा न जुड़ी होकर डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा 2 श्रृंखलाएं ए और बी जुड़ी होती है, और एक तीसरी श्रृंखला होती है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। बीटी कपास की किस्म को बैसिलस thuringiensis से विष जीन को समस्त करना। क्राई फर्स्ट एसी कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी बनाना। कीट पीड़कों के प्रति क्या बनाना? प्रतिरोधी बनाना। मिलान करना है। बीटी जो कपास हैं, जो बीटी कपास हैं वो एक बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु से प्राप्त होती हैं। बीटी कपास उसके प्रति प्रतिरोधकता देती है कीटों के प्रति। बीटी कॉप्टर एडिनोसिन डीएमिनेज जीन चिकित्सा से संबंधित है। एडिनोसिन डीएमिनेज जीन चिकित्सा से संबंधित है। आरएनए जो है वो कोशिका की सुरक्षा देता है। पीसीआर जो है वो एचआईवी संक्रमण का पता लगाने में काम आती है। निम्नलिखित में से किस एक की ट्रांसजेनिक स्पीसीज से मानव इंसुलिन का उत्पादन होता है? मानव इंसुलिन का उत्पादन ई कोलाई से किया गया था, और
इकोलाई जीवाणु में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे हेमोलिन भी कहा जाता है। पहले इंसुलिन को हेमोलिन नाम से जाना जाता था। हाइब्रिडोमा जो होती है वो क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स के संश्लेषण में, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स के संश्लेषण में ये जो बनती थी वो लिम्फोसाइट और मायोलेमा की कोशिकाओं के संलग्न होने से हाइब्रिडोमा का विकास होता था। और इसी हाइब्रिडोमा का उपयोग जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। BT20 किस कारण, क्राई प्रोटीन के कारण, क्राई फर्स्ट AC और क्राई फर्स्ट AB, इन दो के कारण उत्पन्न होता है। एक जीवाणुओं के अंदर पाए जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वर्ताकार DNA, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहा जाता है। नेक्स्ट है पुनर्योजी DNA तकनीक में वाहक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, इको आर फर्स्ट का उपयोग वाहक के रूप में न करके ये एक प्रकार का प्रतिबंधित एंजाइम्स होता है। प्लाज्मिड वाहक होता है, फेजमिड वाहक होता है, यैक और बैक भी क्या होते हैं, वाहक होते हैं। लेकिन इको आर फर्स्ट क्या होता है, इको आर फर्स्ट जो है एक प्रकार का प्रतिबंधित एंजाइम है, जिन्हें आणविक कैंचियों के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोनिंग क्षमता के आधार पर अगर इनका प्रदर्शन देखा जाए तो प्लाज्मिड से ज़्यादा क्लोनिंग क्षमता बैक्टीरियोफेज से ज़्यादा क्लोनिंग क्षमता कॉस्मिड की, फिर बैक की और फिर यैक की। ये जो है क्लोनिंग क्षमता का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगज DNA तकनीक का उत्पाद नहीं है। पुनर्योगज DNA तकनीक का उत्पाद नहीं है। ग्लोवफिश है, फ्लेवर सेवर टमाटर भी हैं, BT कॉटन भी है। डॉली जो है वो क्या है, DNA तकनीक का उदाहरण नहीं है, पुनर्योगजी DNA तकनीक का उदाहरण नहीं है। ये केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक से विकसित की गई थी। इयान विल्मट ने डॉली पेड़ बनाई थी केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक के द्वारा। निम्नलिखित में से क्लोनिंग क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करनी सबसे कम क्लोनिंग क्षमता किसकी होती है, बैक्टीरियोफेज के बाद में उससे ज़्यादा जीवाणुभोजी से ज़्यादा कॉस्मिड से ज़्यादा बैक की और बैक से ज़्यादा यैक की। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन तकनीक में पुंजनीय अगुणित पौधों के उत्पादन के लिए गुहा और महेश्वरी ने धतूरे के अंदर क्या की थी, उन्होंने धतूरे के अंदर गुहा और महेश्वरी ने परागकण संवर्धन तकनीक का विकास किया था धतूरे के अंदर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल और रास्कन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। काइमेरिक DNA किसे कहा जाता है, काइमेरिक DNA पुनर्योजी DNA को क्या कहा जाता है, काइमेरिक DNA कहा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आवश्यक कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड भी चाहिए और बफर विलियन भी चाहिए, सारे ही चाहिए होता है। PCR टेक्निक के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, PCR टेक्निक के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो 90 से लेकर 98 डिग्री तक, 90 से 98 तक होता है, 90 से 98 तक होता है और 40 से लेकर 60 तक होते हैं, 40 से लेकर 60 तक होता है। तो 90 से 98 1 मिनट के लिए, 90 से 98 और 1 मिनट के लिए 40 से लेकर 60 डिग्री तक तापमान रहता है। नेक्स्ट है फेल तेल के जीवोपचार। तो सुपरबग जो है वो स्यूडोमोनास प्यूटिडा से बनाया गया था, जिसका निर्माण आनंद मोहन चक्रवर्ती ने किया था, जिसका उपयोग तेलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने में किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है वो उससे क्या प्राप्त होता है, TI प्लाज्मिड प्राप्त होता है, TI प्लाज्मिड। कॉस्मिड वे होते हैं जो प्लाज्मिड होते हैं जिसमें कॉस साइड के साथ क्या जुड़ती हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफेज जुड़ती थी। लैम्डा बैक्टीरियोफेज के जुड़ने से क्या बनता है, कॉस्मिड, और M13 के जुड़ने से बनता है फेजमिड। कॉस्मिड की जो खोज है वो बारबरा हॉर्न और कॉलिंस ने की थी। लैम्डा बैक्टीरियोफेज के साथ जुड़ता है तो कॉस्मिड बनता है, और M13 के साथ जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगा, फिर फेजमिड बन जाता है। M13 के साथ अगर जुड़ेगा तो फेजमिड बन जाएगा, M13 के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, फेजमिड,
और एम लैम्डा बैक्टीरियोफेज का जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कॉजमिड। भारत में बैंगन को किसके विरुद्ध, कीटों के प्रति विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता हासिल की गई है, लेपिडोप्टेरॉन कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है। कौन, जब कोशिका संवर्ध द्रव्य संवर्धन माध्यम में निलंबन सस्पेंशन द्रव्य संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, निलंबन माध्यम में रखा जाता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन या निलंबन संवर्धन कहा जाता है। द्रव्य माध्यम के अंदर ये निलंबन सस्पेंशन जो है या निलंबन संवर्धन जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, जैव सक्रिय अणुओं और द्वितीयक उपापचयों के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसी के साथ ये जो सवाल है वो ख़त्म हुए आज के।